हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस से वेलकम बैक। पता है, लास्ट लेक्चर में हमने महेंद्र और विराट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया था, याद है? बहुत छोटी वैल्यू आई थी। तो आज चलो उसी न्यूमेरिकल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यह है कि अगर महेंद्र और विराट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हमने उसे कैलकुलेट भी कर लिया, तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? सोचने वाली बात है ना। वाई डोंट वी सी एनी मूवमेंट? आखिर फोर्स तो फोर्स होता है, छोटा हो या बड़ा। चलिए आज इस मिस्ट्री को फिजिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। मैं आपकी साइंस टीचर। चलिए एक बार फोर्स की वैल्यू को याद करते हैं। द फोर्स वॉज 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन्स। हाँ, मानती हूं ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, लेकिन जीरो तो नहीं है ना। और फिजिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी नॉन जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो उसमें मोशन आना ही चाहिए। तो फिर यहां क्या हो रहा है? ओके, चलो इसकी जांच पड़ताल करते हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला कदम होगा ये पता लगाना कि इस फोर्स की वजह से महेंद्र में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन से आखिर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। लेट्स फाइंड आउट। हम एक सिंपल सा 2 स्टेप प्लान फॉलो करेंगे। पहले हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ F = ma, जिससे हमें एक्सेलरेशन a मिल जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, जिससे हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी v मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टूल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ कहता है फोर्स = मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि F = ma। हमें इस न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे a को फाइंड करने के लिए। तो जब हम F = ma को रीअरेंज करते हैं ना, तो फॉर्मूला बन जाता है a = F/m। सिंपल, एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब हमें बस वैल्यूज डालनी है। फोर्स की वैल्यू है 4.002 x 10 टू द पावर -7 न्यूटन और हम महेंद्र का मास यूज करेंगे जो है 75 kg। अब यहां पर एक छोटी सी बट बहुत काम की कैलकुलेशन टिप है, ध्यान से सुनिए। 4.002 को 75 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। इसे आसान बनाने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करेंगे, तो 4.002 बन जाएगा 400.2। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें पावर ऑफ 10 को -7 से 2 कदम और पीछे यानी -9 करना पड़ेगा। इससे डिवीजन बहुत सिंपल हो जाता है। तो 400.2 को 75 से डिवाइड करने के बाद हमें जवाब मिलता है महेंद्र का एक्सेलरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। जरा इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, 10 टू द पावर -9। ये इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं स्टेप 2 पर। अब हम यूज करेंगे द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर्मूला है v = u + at। यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी जो हमें ढूंढनी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया और t है टाइम। एक बात हमेशा हमेशा याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हमेशा 0 होती है। चलिए अब वैल्यूज डालते हैं। फाइनल वेलोसिटी v = इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0 प्लस एक्सेलरेशन 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी है 5.33 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड भी एक्सेलरेशन की तरह ही ना के बराबर है, इनक्रेडिबली स्मॉल। तो अब हमारी मिस्ट्री और भी गहरी हो गई है। हमने देखा कि एक्सेलरेशन बहुत कम है और वेलोसिटी भी प्रैक्टिकली 0 जैसी है। तो अगला लॉजिकल सवाल यह है कि महेंद्र को सिर्फ 1 सेंटीमीटर, सोचो जस्ट 1 सेंटीमीटर मूव करने में आखिर कितना टाइम लगेगा? चलिए पता करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कभी मत भूलना। फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऑल गिवन क्वांटिटीज मस्ट बी इन देयर SI यूनिट्स। हमें डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। सो वी मस्ट कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, और 1 सेंटीमीटर होता है 0.01 मीटर्स। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अब देखो, हमें टाइम निकालना है और हमारे पास डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कनेक्ट करे। इसके लिए सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर्मूला है S = ut + ½ at का स्क्वायर। यहाँ S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। देखो फिर से,
क्योंकि महिंद्रा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, तो ut वाला जो पार्ट है फॉर्मूला का वो 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आसान होकर बन जाता है s = हाफ at स्क्वायर। अब हमें टाइम यानी t फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा t² = 2s/a। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। t² = 2 × s यानी 0.01 और पूरे को डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन a से। यहाँ एक स्मार्ट टिप है जो आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.33 × 10⁻⁻9 थी। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसे अप्रॉक्सीमेट करके 5 × 10⁻⁹ ले सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और फाइनल आंसर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर हमें t² की वैल्यू मिलती है 40 लाख यानी 4 मिलियन। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 4 × 10⁻6 सेकंड स्क्वायर्ड। हम अपने फाइनल आंसर के बहुत बहुत नज़दीक हैं, बस आखिरी स्टेप बाकी है। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हमें इंतजार था। लेट्स सॉल्व दिस ग्रेविटी मिस्ट्री वंस एंड फॉर ऑल। अब वो नंबर सामने आने वाला है जो हमारे सारे क्यों और कैसे का जवाब दे देगा। हमने t² की वैल्यू निकाली थी जो थी 4 मिलियन। अब टाइम t निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा और 4 मिलियन का स्क्वायर रूट है 2000। सो द टाइम टेकन इज 2000 सेकेंड्स। 2000 सेकेंड्स, इसका आखिर मतलब क्या हुआ? 2000 सेकेंड्स का मतलब है लगभग 33 मिनट्स, आधे घंटे से भी ज्यादा। सिर्फ 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने में महेंद्र को 33 मिनट्स का टाइम लगेगा और यही है हमारी मिस्ट्री का जवाब। मूवमेंट हो तो रहा है लेकिन इतना स्लो है कि हम उसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो चलिए इस पूरी मिस्ट्री को 3 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत कमजोर होता है। सेकंड, इस कमजोर फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी इतना छोटा होता है कि ना के बराबर है। एंड थर्ड, इसीलिए नॉर्मल टाइम में जैसे कुछ सेकंड्स या मिनट्स में जो मूवमेंट होता है वो प्रैक्टिकली जीरो होता है, जिसे हम नोटिस नहीं कर सकते। तो इस पूरे न्यूमेरिकल से हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढा, बल्कि हमने एक मेथड सीखा है। हमने आपके लिए एक 6 स्टेप मेथड बनाया है जो आप किसी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। आप इसे अपना पर्सनल न्यूमेरिकल टूलकिट समझ सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन में दी हुई सारी गिवन डेटा को लिस्ट डाउन करो। स्टेप 2, क्लियरली पहचानो कि आपको व्हाट टू फाइंड करना है, यानी आपसे क्या पूछा गया है। स्टेप 3, सही फॉर्मूला चुनो जो गिवन और टू फाइंड को आपस में जोड़ सके। स्टेप 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यूनिट्स को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करो। कैलकुलेशन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। और आखिर में स्टेप 6, फाइनल आंसर को साफ साफ लिखो और उसके साथ करेक्ट यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड भी। अब आप सोचिए आपके आसपास ऐसी और कौन सी चीजें हो रही हैं, व्हाट अदर एवरीडे फिनोमेना, जिनको आप इन फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने के लिए एक साइंटिफिक नजर चाहिए। थैंक यू। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर फ्रॉम सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को डर लगता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, है ना? इतने सारे फॉर्मूले, प्लस माइनस के साइंस, इतने स्टेप्स, सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल, एकदम लॉजिकल सिस्टम है, चिंता मत कीजिए। आज इस एक्सप्लेनर के एंड तक हम उस सिस्टम को पूरी तरह से समझ लेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टूलकिट बनाएंगे, मतलब जो फॉर्मूलेज और रूल्स जरूरी हैं उन्हें समझेंगे। फिर एक आसान से प्रॉब्लम से वार्म अप करेंगे। इसके बाद हम एक क्लासिक चैलेंज लेंगे, एन अपवर्ड थ्रो प्रॉब्लम। हम रास्ते में एक जरूरी फिजिक्स कॉन्सेप्ट को प्रूव भी करेंगे। फिर एक एडवांस्ड मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक मास्टर प्लान बनाएंगे जिसे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, राइट? आवर टूल्स। और अच्छी खबर यह है कि ग्रेविटेशन के लगभग सारे न्यूमेरिकल्स बस 3 फॉर्मूलाज और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पर बेस्ड हैं। अगर हमने इनको अच्छे से पकड़ लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। हमारा पहला टूल है फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन, V = U + GT। ये फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी V, इनिशियल वेलोसिटी U, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G और टाइम t को रिलेट करता है। सिंपल भाषा में V मतलब ऑब्जेक्ट की आखिरी स्पीड,
u मतलब उसकी शुरुआती स्पीड, g तो आप जानते हैं ग्रेविटी का असर, और t है टाइम। जब भी क्वेश्चन में टाइम दिया हो और स्पीड पूछी हो, यह फॉर्मूला आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हमारा दूसरा टूल है सेकेंड किनेमैटिक इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को रिलेट करता है। अब अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस या हाइट के बारे में बात हो रही है, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पर s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। और ये है हमारा तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, थर्ड काइनेमैटिक इक्वेशन, v square is equal to u square plus 2gs. This formula relates final velocity v, initial velocity u, acceleration due to gravity g and displacement s. अब इस फॉर्मूला में एक सीक्रेट पावर है। ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी t यानी टाइम नहीं है। तो ये आपके लिए एक हिंट है। जब भी किसी क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो और ना ही पूछा हो, तो समझ जाइए यही फॉर्मूला यूज करना है। अब ये रूल ये सबसे ज़रूरी है। मैक्सिमम मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं। इसे सिंपल तरीके से सोचिए। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ज़मीन की तरफ, तो ग्रेविटी उसकी दोस्त है, उसकी टीम में है। वो उसकी स्पीड बढ़ाने में मदद कर रही है। इसलिए g की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, यानी +10। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जा रही है ना? ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। इस केस में g उसकी दुश्मन है, इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी -10। ये साइन सही लगाना मतलब आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना। चलो, अब हमारे टूल्स रेडी हैं। अब इन्हें इस्तेमाल करके देखते हैं। हम एक सिंपल से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सिचुएशन ये है, सोच लीजिए हम किसी दूसरे प्लैनेट पर हैं। वहाँ एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स की हाइट से नीचे गिरता है और उसे नीचे आने में 5 सेकंड्स लगते हैं। हमारा मिशन है उस प्लैनेट पर g की वैल्यू, यानी वहाँ की ग्रेविटेशनल पुल पता करना। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे लिख लो। इसे हम कहते हैं गिवन डेटा। क्वेश्चन ने हमें बताया है कि डिस्प्लेसमेंट यानी s है 5 मीटर्स और टाइम t है 5 सेकंड्स। लेकिन इसमें एक छुपा हुआ क्लू भी है। क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट टेक्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट। इसका मतलब है कि उसे छोड़ा गया था, वो शुरू में रेस्ट पर था, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हमारे पास s, t और u हैं और हमें g ढूंढना है। तो सोचिए हमारे 3 टूल्स में से कौन सा इन चारों को कनेक्ट करता है? बिल्कुल सही, द सेकंड किनेमैटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब बस वैल्यूज डालनी है, क्योंकि u 0 है तो ut वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन सिंपल हो गई। हमारे पास बचा 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू 25। अब थोड़ा सा एल्जीब्रा यूज करके g को अकेला करना, और सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया 0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। बस यही है उस प्लैनेट की ग्रेविटी। देखा, कोई जादू नहीं है, बस एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। चले अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। रेडी हैं? अभी तक हम चीजों को नीचे गिरा रहे थे, अब हम ऊपर फेंकेंगे। और यहां पर वो साइन वाला रूल जो हमने डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वो अब आएगा। तो नया सिनेरियो ये है, हमने एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर की तरफ फेंका और वो 500 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक गया। यहाँ 2 चीज़ें पता करनी है। पहला, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मतलब हमने उसे कितनी तेज़ी से फेंका, और दूसरा, उसे वापस ज़मीन तक आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। चलिए डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट s है 500 मीटर्स। अब यहां 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। पहला, सोचिए जब ऑब्जेक्ट अपनी सबसे ऊंची पॉइंट पर पहुंचता है, तो एक पल के लिए फॉर अ स्प्लिट सेकंड वो रुक जाता है, फिर वो नीचे आना शुरू करता है। इसका मतलब उस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसलिए g की वैल्यू नेगेटिव होगी, -10। ये 2 पॉइंट समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमारा गेम प्लान ये रहेगा। पहले हम u यानी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारा तीसरा फॉर्मूला परफेक्ट है। एक बार u मिल गया तो हम अपने पहले फॉर्मूले से ऊपर जाने का टाइम निकाल सकते हैं। और फिर आखिरी पार्ट के लिए एक स्मार्ट फिजिक्स शॉर्टकट है। बिना हवा के जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है, आने में भी उतना ही टाइम लगता है। इसलिए बस ऊपर जाने का टाइम निकालो और उसे डबल कर दो। तो उस प्लान को फॉलो करके हमने कैलकुलेशंस किए। हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट को 100 मीटर्स पर सेकंड की जोरदार स्पीड से फेंका गया था और हवा में टोटल कितनी देर रहा,
10 सेकंड ऊपर जाने के लिए और 10 सेकंड नीचे आने के लिए, यानी टोटल 20 सेकंड्स। थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्टकट की बात की थी कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टाइम ऑफ डिसेंट। ये एक यूजफुल रूल है, लेकिन फिजिक्स में हम चीजों को बस मान नहीं लेते, हम समझना चाहते हैं कि वो सच क्यों है। तो चलिए अब हम इसे एक्चुअली प्रूव करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा गोल है टू प्रूव यूजिंग ओनली आवर कोर फॉर्मूलास कि ऊपर जाने का टाइम, जिसे हम टी अप कहेंगे, नीचे आने के टाइम यानी टी डाउन के बिल्कुल बराबर है। चलिए इस जर्नी को दो अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। पहले अपवर्ड जर्नी। इसमें फाइनल वेलोसिटी v 0 है और g नेगेटिव है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी को टाइम के लिए रीअरेंज करें तो हमें मिलता है t अप इज इक्वल टू यू बाय जी। अब दूसरा केस, डाउनवर्ड जर्नी। यहां ऑब्जेक्ट ऊपर से रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और g पॉजिटिव है। जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड u के बराबर ही होगा। इसे जब हम उसी इक्वेशन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि t डाउन भी u बाय जी ही आता है। दोनों एक्सप्रेशंस एकदम सेम है, हेंस प्रूव। चलिए अब वक्त है हमारे फाइनल चैलेंज का। ये अगला प्रॉब्लम मुझे काफी पसंद है, क्योंकि ये हमें मजबूर करता है कि हम सारे स्टेप्स को कंबाइन करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आजमाएं। एक लोहे की बॉल इन आयरन बॉल 125 मीटर की हाइट से रिलीज की जाती है। हमें 3 चीजें निकालनी है। पहला, जमीन तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा। दूसरा, जमीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी। और तीसरा, सबसे ट्रिकी पार्ट, जब उसके गिरने का आधा टाइम पूरा हुआ था तब उसकी हाइट जमीन से कितनी थी। और ध्यान दीजिए, उन्होंने आयरन बॉल कहा है। ये एक कॉमन ट्रिक है, मैथ्स की हमें यहां कोई जरूरत नहीं। चलिए इसके लॉजिक को आराम से समझते हैं। स्टेप 1, पहले हम 125 मीटर गिरने का टोटल टाइम निकालेंगे। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, जिससे आंसर आएगा 5 सेकंड्स। स्टेप 2, क्वेश्चन में हाफ द टाइम पूछा है, मतलब 5 सेकंड्स का आधा, यानी 2.5 सेकंड्स। अब ये सबसे जरूरी स्टेप है। हम हाइट को आधा नहीं करेंगे, नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉल 2.5 सेकंड्स में एक्चुअली कितना नीचे गिरी है। उसी फॉर्मूला को दोबारा यूज करके हमें पता चलता है कि वो 31.25 मीटर्स गिर चुकी हैं। आखिरी स्टेप, क्वेश्चन ने हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछी है, तो हम टोटल हाइट में से जितना डिस्टेंस वो गिर चुकी है उसे माइनस कर देंगे, यानी 125 माइनस 31.25, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 93.75 मीटर्स। तो हमने बेसिक टूल से शुरू किया और एक काफी एडवांस प्रॉब्लम तक सॉल्व कर लिया। अब इस सब को एक मास्टर प्लान में कैसे फिट करें, एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जिसे आप हर ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकें। ये रहा आपका मास्टर प्लान हर एक प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो आसान हो या मुश्किल। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला, हमेशा गिवन डेटा लिखो। दूसरा, साफ साफ लिखो कि आपको फाइंड क्या करना है। तीसरा, इन दोनों के बीच सही फॉर्मूला सेलेक्ट करो। चौथा, और इसे कभी मत भूलना, जी का साइन चेक करो, पॉजिटिव या नेगेटिव। पांचवां, अगर प्रॉब्लम बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करो, बिल्कुल जैसे हमने आखिरी प्रॉब्लम में किया। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप इन न्यूमेरिकल्स के मास्टर बन जाएंगे। तो अब आप कौन सा क्वेश्चन टैकल करेंगे? नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आपका साइंस टीचर फ्रॉम सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप यू आर ऑल रेडी विथ योर नोटबुक्स एंड पेन्स। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा सुनता हूँ। सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स से बहुत डर लगता है। थ्योरी तो समझ आ जाती है, फॉर्मूला भी याद हो जाता है, पर जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है सब ब्लैंक हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। होता है ना ऐसा? तो चिंता मत कीजिए, आज के सेशन में हम इसी डर को बिल्कुल निकाल देंगे। हम हर न्यूमेरिकल को आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली ऊपर जाएगा। यस सर, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमने इस लेक्चर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखा है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, फिर हम 2 अलग अलग टाइप के सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक कैलकुलेशन वाला और एक लॉजिक वाला। उसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स देंगे और फाइनली हम कॉन्फिडेंस के साथ लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्सीलेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट रिवीजन से। एक बात हमेशा याद रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला रूल है योर कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। अगर फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं। दे बिकम जस्ट अ सिंपल गेम ऑफ नंबर्स। So our first concept is escape velocity. Let's look at the formal definition.
Escape velocity is the minimum speed needed for a free, non-propelled object to escape from the gravitational influence of a massive body. बिल्कुल। अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचो आप अर्थ पर खड़े हो और आपने एक बॉल ऊपर फेंकी। क्या होगा? वो थोड़ी ऊपर जाकर नीचे आ जाएगी, और जोर से फेंका तो थोड़ी और ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाएगी, राइट? लेकिन एस्केप वेलोसिटी वो कम से कम स्पीड है जिससे अगर आप उस बॉल को फेंको तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, उसकी खींचने की ताकत को हमेशा के लिए पार कर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। इट विल एस्केप फॉरएवर। इंटरेस्टिंग है। और इसी एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v_esc इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। चलो इसको डिकोड करते हैं। यहाँ v_esc है हमारी एस्केप वेलोसिटी, कैपिटल G क्या है? वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है उस प्लैनेट या बॉडी का मास जिसे हमें एस्केप करना है, जैसे कि अर्थ या मून, और कैपिटल R है उसी बॉडी का रेडियस। इस फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लीजिए। Our next key concept is Kepler's third law. The law states the square of the orbital period of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इस लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। बेसिकली ये लॉ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बताता है। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब होता है कि एक प्लैनेट को सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। जैसे अर्थ के लिए ये टाइम है 365 डेज, मतलब 1 ईयर। और सेमी मेजर एक्सिस को आप अभी के लिए प्लैनेट और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस समझ लीजिए हैं। तो ये लॉ एक प्लैनेट के साल की लेंथ को उसके सन से डिस्टेंस से जुड़ता है। मैथमेटिकली इसे हम लिखते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ t है टाइम पीरियड और r है रेडियस यानी डिस्टेंस। और आप जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम लिख सकते हैं t²/r³ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका मतलब ये है कि सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट के लिए अगर आप उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर लें और उसे उसके डिस्टेंस के क्यूब से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहेगी। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर आवर सोलर सिस्टम। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम अलग अलग प्लैनेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए, अब टाइम है इनको यूज करने का। गेट योर नोटबुक्स रेडी। हम हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं एंड इट्स बेस्ड ऑन एस्केप वेलोसिटी। Okay, so the question is to calculate the escape velocity from the surface of the moon. न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है? गिवन डेटा लिखना। तो हमें क्या दिया गया है? मास ऑफ द मून m is 7.34 into 10 to the power 22 kgs. Radius of the moon r is 1.74 into 10 to the power 6 meters. And the value of the gravitational constant g is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. स्टूडेंट्स, ये g की वैल्यू एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन में दी जाती है लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर इट। ठीक है, अब हमारे पास सारा डेटा है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मूला लिखना और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। सो v escape इज इक्वल टू √2gm/r। अब वैल्यूज डालते हैं। ये बनेगा √2 multiplied by 6.67 into 10 to the power minus 11 multiplied by 7.34 into 10 to the power 22, and the whole thing is divided by 1.74 into 10 to the power 6. अब यहाँ पर घबराना नहीं है। The trick is simple. सारे नंबर वाले टर्म्स को एक साथ ले लो और सारे 10 के पावर्स को एक साथ हैंडल करो। Let's focus on the powers of 10 first, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ऊपर न्यूमरेटर में है 10 to the power minus 11 multiplied by 10 to the power 22. जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। सो -11 + 22 बिकम्स +11, तो ऊपर हो गया 10 to the power 11। नीचे डिनोमिनेटर में है 10 to the power 6। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो 11 - 6 गिव्स अस 5, इसलिए सारे पार्ट्स को सॉल्व करके हमें मिलता है 10 to the power 5। सिंपल। एग्जैक्टली। अब जो नंबर वाले टर्म्स बचे थे 2 × 6.67 × 7.34 डिवाइडेड बाय 1.74, उनको कैलकुलेट करके और फिर 10 to the power 5 से एडजस्ट करके स्क्वायर रूट निकालने पर हमारा फाइनल आंसर आता है approximately 2370 meters per second. And it's very important to present the final answer in a standard way. 2370 meters per second को हम लिख सकते हैं 2.37 kilometers per second. एग्जाम में हमेशा फाइनल आंसर को बॉक्स कीजिए और उसके साथ करेक्ट यूनिट लिखना मत भूलिए। यूनिट्स कैरी मार्क्स। ग्रेट। आई होप पहला न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ।
ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। इसमें हैवी कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि इसमें लॉजिक और रेशियो का इस्तेमाल है। दिस इज अ लॉजिक पजल बेस्ड ऑन केप्लर्स लॉ। ध्यान से सुनिए। द क्वेश्चन इज, इफ अ planet's distance from the sun becomes twice the original distance, what will its new orbital period be? मतलब अगर एक प्लैनेट जितना दूर था सन से अब उससे डबल दूर चला जाए तो उसका जो साल है यानी ऑर्बिटल पीरियड वो कितना लंबा हो जाएगा। सोचो, केप्लर्स थर्ड लॉ यहाँ कैसे यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो केसेस बनाते हैं। केस 1 यानी ओरिजिनल सिचुएशन। लेट्स से ओरिजिनल पीरियड 31 और ओरिजिनल डिस्टेंस था r1। तो केप्लर्स लॉ के हिसाब से t1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब एक कांस्टेंट k के बराबर होगा। अब आते हैं केस 2 पर, यानी न्यू सिचुएशन। यहाँ नया पीरियड है t2 जो कि हमें फाइंड करना है और नया डिस्टेंस r2 क्वेश्चन के हिसाब से पुराने डिस्टेंस का डबल है। सो r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r1। और यहाँ पर की आइडिया ये है कि केप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब केस 1 का रेशियो और केस 2 का रेशियो दोनों ही उसी k के बराबर होंगे। इसलिए वी कैन सिंपली पुट देम इक्वल टू ईच अदर। बिल्कुल सही। तो हमारी इक्वेशन बनेगी t1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब इज इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन 2r1 का होल क्यूब। अब ध्यान से राइट साइड के डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 2r1 का होल क्यूब। यस, यहाँ ध्यान देना है। ब्रैकेट के अंदर 2 और r1 दोनों हैं और पावर 3 दोनों पर अप्लाई होगी। सो 2 का क्यूब होता है 8 और r1 का क्यूब होता है r1 क्यूब। इसलिए 2r1 क्यूब बन जाता है 8r1 क्यूब। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट सिर्फ r का क्यूब करते हैं, 2 को भूल जाते हैं। गुड पॉइंट। तो अब हमारी इक्वेशन है t1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब इज इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन 8r1 क्यूब। अब देखिए, दोनों तरफ r1 क्यूब कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके t2 स्क्वायर को एक तरफ ले आओ तो हमें मिलेगा t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स t1 स्क्वायर। और अब लास्ट स्टेप, हमको t2 चाहिए, t2 स्क्वायर नहीं, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। इससे हमें मिलेगा t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 टाइम्स t1 और रूट 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर प्लैनेट का डिस्टेंस डबल हो जाए तो उसका नया साल पुराने साल से √8 टाइम्स यानी लगभग 2.8 टाइम्स लंबा हो जाएगा। सी, नो बिग कैलकुलेशंस, जस्ट लॉजिक। सो वी हैव सॉल्व्ड बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे एग्जाम पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी होता है। टिप नंबर 1, हमेशा क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ो, नेवर रश। टिप नंबर 2, जैसा हमने किया, हमेशा गिवन डेटा की लिस्ट बनाएं और हर क्वांटिटी के आगे उसकी यूनिट जरूर लिखें। टिप नंबर 3, गिवन डेटा के बेसिस पर सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई करके लिखें। सिर्फ फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। टिप नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले चेक कर लें कि सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट्स में हैं या नहीं। जैसे अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करें। टिप नंबर 5, अपने कैलकुलेशन स्टेप्स को क्लियरली दिखाएं, डायरेक्ट आंसर मत लिखें, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। एंड फाइनली टिप नंबर 6, अपने फाइनल आंसर को एक बॉक्स में डालें और उसके साथ करेक्ट यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। दिस मेक्स योर आंसर शीट लुक नीट एंड हेल्प्स द एग्जामिनर फाइंड योर आंसर easily. Let's do a quick recap of the two main formulas we used today. On one side, we have escape velocity. Vs is equal to under root of 2g m upon r. ये यूज होता है किसी planet की gravity से बचने के लिए जरूरी minimum speed निकालने के लिए. On the other side, we have Kepler's third law, t squared upon r cubed is equal to a constant. ये यूज होता है अलग-अलग planets के orbital periods और distances को compare करने के लिए. Alright students, तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए और कुछ बहुत ही यूजफुल एग्जाम टिप्स भी सीखे। आई रियली होप अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक क्लियर मेथड और एक नया कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। एक फेमस मैथमेटिशियन पॉल हॉलमोज ने कहा था, "The only way to learn mathematics is to do mathematics." और यही बात फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर भी अप्लाई होती है। न्यूमेरिकल्स को एक पजल की तरह देखो। आपके पास फॉर्मूला के रूप में टूल्स हैं और क्वेश्चन में क्लूज दिए गए हैं। अब आपको बस उन टूल्स को सही जगह यूज करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस पजल को सॉल्व करने में एक्सपर्ट बनेंगे। तो डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। और लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट छोड़कर जा रहा हूँ।
हमने ग्रेविटेशन से एस्केप वेलोसिटी और प्लैनेट के ऑर्बिट को समझा। लेकिन सोचिए, यही लॉ हमें बताता है कि समुद्र में टाइड्स क्यों आती हैं, हमारे सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर कैसे टिके रहते हैं, गिरते क्यों नहीं, और पूरी की पूरी गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई कैसे रहती हैं। इट्स जस्ट वन लॉ एक्सप्लेनिंग सो मेनी सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। सोचिएगा जरूर। So, that's all for today from our side. Thank you, students. Remember to practice the unsolved problems from your textbook. Keep practicing and keep learning.